स्टार्ट पंकज भाई, आपके पास 10:30 तक का टाइम है। ओके, थैंक यू सुगत भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं एक चलो। शराबी नाम पंकज। हाय पंकज बाबू। केवल हाय हाय केवल ईश्वर की कृपा, केवल अल्कोहलिक एनिमस, यही कारण है जिस वजह से मैंने आज सवेरे से लेके अब तक शराब नहीं पिया, एक सोबर दिन बिताया। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिव डिसीज मेरा जो आज का टॉपिक है। जनरली अपन देखते हैं कि अभी जो ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन स्पीकर मीटिंग होते हैं, ज्यादातर अपन रिकवरी के बारे में बात करते हैं, या ज्यादातर स्पीकर मीटिंग, स्पीकर शेयरिंग, ये रिकवरी बेस पे होते हैं। और ये कोरोना के बाद जब ये ऑनलाइन का दौर चालू हुआ, तो काफी अच्छे से, और जो लोग प्रोग्राम को पहले कम समझ पाते थे, ये स्पीकर मीटिंग की वजह से बड़े बड़े शेयर के अनुभव के माध्यम से ज्यादा लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ गए, 12 स्टेप्स की तरफ बढ़ गए और रिकवरी की तरफ बढ़ गए। लेकिन फिर भी ये जो डिसीज का पार्ट है, ये डिसीज का पार्ट समझना, जो नए भाई है या नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो ये कोई भी चीज हो, रिकवरी हो, प्रोग्राम हो, ये तब तक लेने के लिए मेरा विलिंगनेस नहीं होता जब तक मैं ये डिसीज को नहीं मानता। जो प्रोग्राम की शुरुआती है, ऐसे जैसे बोलते कि जो बीमारी है इसका डॉक्टर भी मैं हूँ, इसका पेशेंट भी मैं हूँ। तो जब तक ये बीमारी मुझे हुई है, ये मैं मानता नहीं, तब तक मेरी रिकवरी चालू नहीं होती, हो ही नहीं सकती। या जो भी मैं कृति जो मुझे बताई जाती है, जो भी करने को बोला जाता है दारू से दूर रहने के लिए, वो ईमानदारी से तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं 100% इस बीमारी को ना मान पाऊं। अभी थोड़ा सा जैसे अपन हिस्ट्री में जाते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस की इतिहास देखते हैं, तो ओरिजिन, अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ओरिजिन है, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ये ओरिजिन हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस ये संस्था ऑक्सफोर्ड ग्रुप से निकली हुई संस्था है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 तत्व थे, उससे 12 कदम बनाए गए बाद में। तो जो अपने को फाउंडर में से एक है डॉक्टर बॉब, तो वो डॉक्टर बॉब पहले से ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग करते थे। जब बिल डब्ल्यू की उनकी से मुलाकात होने से पहले भी, मत और उससे भी पहले जो कार्ल जम थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप, रोलैंड एच को जो मैसेज दिया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। तो ये जो उपाय, ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जो रिकवरी प्रोग्राम है, पहले से एग्जिस्ट करता था। फिर भी लोगों को उतना फायदा नहीं होता था। जब अल्कोहलिक एनोनिमस की स्थापना होने के बाद जितना फायदा होने लगा, या जितना रिकवरी रेट हुआ, तो मतलब ये जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये जो रिकवरी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। फिर भी उस माध्यम से ज्यादा लोग दारू से दूर नहीं हो पाते थे। डॉक्टर बॉब को भी उसका फायदा नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग करने के बाद भी वो शराब से दूर नहीं हो पाते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि ट्रीटमेंट मुझे पता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं किस चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, या मेरी समस्या क्या है, इसकी जानकारी जब तक मुझे नहीं होती, तब तक वो ट्रीटमेंट असरदार नहीं साबित हो सकती। और यही वजह है दोस्तों, मेरी जो समस्या है, मेरा जो प्रॉब्लम है, वो इस डिसीज के अंदर आता है। जब तक मैं इस डिसीज को ना समझ पाऊँ, जब तक मैं इस डिसीज को पूरी तरह से समझता नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो ट्रीटमेंट मेरे उतने काम पे नहीं आती। तो इसलिए इस डिसीज को समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैं अभी मेरे अनुभव देखता हूँ शराबियत के बारे में, या शराब की मेरी जो शुरुआत देखता हूँ, एक जिज्ञासावश से, जैसे बहुत से 2-3 कारण रहते जब पहली बार मैं शराब पीता हूँ, या कोई भी इंसान शराब पहली बार पीता है। तो एक उसमें से महत्वपूर्ण पार्ट रहता है कि जिज्ञासा क्या होती है, शराब कैसे होती है, ये जानने की इच्छा। तो मेरी भी शुरुआत उसी इससे हुई। जब मुझे पहली बार मौका मिला, मुझे देखना था कि शराब पीने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, कैसा अनुभव रहता है। तो उस कारण से मैंने पहली बार शराब पी, और वो धीरे धीरे मेरी बढ़ने लगी। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दौर ऐसा आया कि मैं शराबी बन गया पूरी तरह से। या शराब मेरी एक
डिपेंडेंसी उस पे हो गई, कंपल्शन उस पे हो गया, और मुझे सुबह से लेकर रात तक शराब पीना पड़ता था। जिस मेरी शराब की वजह से हर एक बर्बादी होती गई, नुकसान होता गया, लोगों से टूटता गया, समाज से टूटता गया, रिश्तेदारों से टूटता गया। फिर भी शराब बंद करने के लिए मैं तैयार नहीं था। और जब जब मैं शराब पीता था, या शराब पीने के बाद सवेरे पश्चाताप की भावना में मैं रहता था, तो मुझे एक सवाल शराब पीने के दिनों में हमेशा सताता कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये इतने लोग दुनिया में शराब पीते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि 90% लोग शराब पीते हैं। तो इतने लोग शराब पीते हैं, लेकिन इनमें से जैसे मैं आजू बाजू के मेरे दोस्तों को देखता था, या जो मेरे कांटेक्ट में, सभी सभी शराब पीते, लेकिन उनकी जिंदगी में उसकी वजह से कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता था, और ये सवाल हरदम मेरे दिमाग में रहता था। लेकिन इसका सब जवाब मुझे कहीं नहीं मिलता था। इसका जवाब सबसे पहले मुझे मिला ये अल्कोहलिक एनएस में आने के, ये अल्कोहलिक एनएस की मीटिंग में, कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये बीमारी काम करती है, जिनको ये बीमारी होती है, और वो बीमारी में शराब पीने की वजह से वो कंट्रोल में शराब नहीं पी सकते, जो बाकी के लोग शराब पीते। और इनमें ये जो डिफरेंस रहता मुझ में और वो बाकी लोगों में, एक डिफरेंस है, एक लाइन है कि वो कंट्रोल ड्रिंकर है और मैं क्रोनिक ड्रिंकर हूँ, या मैं शराबी हूँ। तो ये एक एक लाइन में मेरे अ, सवालों के जवाब मुझे मिले कि ये एक बीमारी है। अभी कोई मुझे बोलता नहीं था कि ये बीमारी मुझे हुई है, या पंकज तू बीमार है, तुझे अल्कोहलिज्म हुआ है, तुझे मद्यपान हुआ है, ऐसा कोई मुझे नहीं बोलता था। मुझे सिर्फ इतना बोला जाता था कि तू आते रहे, धीरे धीरे आते रहेगा तो तू हमारे जैसा है कि नहीं, ये बीमारी तुझे हुई कि नहीं, इसकी जानकारी खुद तुझे मिलेंगी, या तू खुद इसका डिसीजन लेना, और फिर यहाँ आना या ना आना ये तेरे ऊपर है। तो मेरी परिस्थिति खराब थी, मजबूरी बहुत थी, और इतनी खराब परिस्थिति थी कि मुझे कुछ भी हो, कुछ दिनों तक तो भी शराब से दूर रहना बेहद जरूरी था। तो इसलिए मैं ये मीटिंग में आते गया, और आते आते ये जो बीमारी शेयर होती थी लोगों के पर्सनल शेयरिंग के माध्यम से, डिसीज पे शेयर होते थे, अलग अलग डिसीज के स्लोगन है उस पे शेयरिंग होते थे। तो मैं आते रहने की वजह से एक दिन ऐसा आया कि मैंने ये मान लिया कि ये बीमारी मुझे हुई है। और जब मैंने ये मान लिया, ये डिसीज को और गहराई से मैं जानने या समझने की कोशिश करने लगा। तो ये बीमारी जो है, ये अल्कोहलिक एनएस का फिर से मैं इतिहास अगर देखता हूँ, तो एक डॉक्टर ने बताया, हमको बताया कि ये बीमारी है, क्योंकि डिसीज एक ऐसा पार्ट है कि कोई इंसान जो नॉन मेडिको है, मेडिकल फील्ड से उसका कुछ कांटेक्ट नहीं है, वो ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि ये अमुक चीज बीमारी है। तो ऐसा कुछ नया जो संकल्पना है, वो विदाउट मेडिकल साइंस का नॉलेज हुए या उसका लीगल अधिकार होते हुए ना, वो नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमने अपने मन से ये चीज नहीं बनाई है, या मन से अपने अपने खुद अनुभव से नहीं जोड़ा है। तो एक डॉक्टर के माध्यम से हमको ये पता चले, जिसका नाम था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, कि जिन्होंने अपने लाइफ में 40,000 अल्कोहलिक का इलाज किया, और अनुभव के माध्यम से उन्होंने ये डिसीज हमारे सामने रखा कि एक जो 8 से 10% जो लोग होते हैं शराब पीने वालों में से, इनके मन में या इनके दिमाग में एक शराब का एक कंपल्शन होता है कि ना चाहते हुए भी उनको बार बार शराब पीना पड़ता है। कितनी भी उनकी इच्छा हो कि नहीं पीना है, फिर भी उनको बार बार वो शराब की तरफ उनके वो विचार लेके जाते हैं। और दूसरा पार्ट उसका बताया उन्होंने कि थोड़ी सी शराब पीने के बाद ये रुक नहीं सकते, कंट्रोल ड्रिंकिंग ये कर नहीं सकते। उनके बॉडी में एक प्रकार की एलर्जी काम करती है। वो एलर्जी की वजह से बार बार उनको फिर से थोड़ी पीने के बाद समाधान नहीं होता, और शराब उनके शरीर में चाहिए रहती है। तो ये दोनों पार्ट, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, इसकी वजह से डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको साइकोसेमेटिक डिसीज बोला है, फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन। तो ये बीमारी की जानकारी मुझे एक
अल्कोहलिक एनएस के लिटरेचर के माध्यम से, लोगों के शेयरिंग के माध्यम से होता है। और इसके ऊपर अपन अपने अनुभव लोग शेयर करते हैं कि फिजिकल एलर्जी मेरे अंदर कैसे काम करती है, मानसिक आकर्षण मेरे अंदर कैसे काम करता है, कैसे, जैसे मैं मेरे अनुभव देखता हूँ तो कितनी बार, हजारों बार मैं शराब पीने गया तो ये सोच के गया कि थोड़ी सी पी के वापस आऊंगा, थोड़ी सी पीने के बाद एक पैक पीऊंगा, 90 पीऊंगा और उसके बाद अपना काम करूंगा, ये करूंगा, खाना खाऊंगा। ऐसे अलग अलग प्लानिंग मैं दिमाग में रख के गया। लेकिन वो शराब मेरे पेट के अंदर जाने के बाद मैं वो जो विचार है वो विचार मैं भूल जाता हूँ, या वो विचार मेरे काम नहीं करते। तो मेरा कंपल्शन हो जाता है शरीर को कि एक बार शराब मेरे पेट में गई तो और शराब मुझे पीना ही पड़ता था। तो ये फिजिकल एलर्जी। दूसरा, मानसिक आकर्षण। जितना मेरे नुकसान हो रहा था, बर्बादी हो रही थी, काफी मेरा अच्छा खासा एजुकेशनल करियर, अच्छा एक प्रोफेशनल कॉलेज में मैं स्टूडेंट था, लेकिन मेरा एजुकेशन बर्बाद होने पे आया था। मुझे एग्जाम मिस कर रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था। तो फिर भी शराब मैं बंद करने के लिए तैयार नहीं था, मरते मरते बच रहा था। कितने तो एक्सीडेंट हुए, बर्बादी हुई, समाज में इज्जत चली गई, घर वालों की इज्जत चली गई, घर वालों के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे थे। ये सब दिखते हुए भी मैं बार बार वो शराब की तरफ जा ही रहा था। तो इतना ये जो मेंटल कंपल्शन और फिजिकल कंपल्शन इतना ज्यादा मेरे अंदर काम कर रहा था, उसकी वजह से मुझे मैं इस बीमारी में और फंसते जा रहा था। तो ये हमको बताया जाता है कि ये दो पार्ट मेरे अंदर काम करते हैं, और उसकी वजह से मैं चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए भी वो शराब से दूर नहीं रह पाता। एक बात, और दूसरी बात, थोड़ी सी पीकर मैं रुक नहीं सकता, ये दूसरी बात। तो ये इसी की वजह से डॉक्टर सिल्कवर बोलते हैं कि साइकोसोमैटिक डिसीज है। और मेरे अनुभव के माध्यम से मैं ये सिद्ध होता है कि ये जो उन्होंने उस वक्त बोला था 1935 में, ये मेरे को जैसे कि वैसा लागू होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मेरे भी अनुभव ऐसे ही है। तो ये अनुभव के माध्यम से उस वक्त उन्होंने बताया था। आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है। आज उस वक्त वो चीज सिद्ध नहीं कर सकते थे। डॉक्टर सिल्कवर्थ को काफी तकलीफ हुई उनके उनके ही कलीग से, उनके ही प्रोफेशन के लोगों से, कि ऐसा बिना आधार के, बिना कोई साइंटिफिक प्रूफ के ऐसे कोई कैसे किसी चीज को आप बीमारी बोल सकते हैं। वो सिर्फ अनुभव के माध्यम से उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था कि इतने सारे अल्कोहलिक को उन्होंने देखा था, तो कुछ उनमें जो कॉमन चीज जो लग रही थी उसके आधार पे उन्होंने ये डिसीज बताया था। लेकिन उस वक्त प्रूव करने के लिए ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। आज है। आज ये साइंटिफिक एविडेंस से दिमाग में होने वाले हर बदलाव को जांचा जा सकता है। हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होते हैं, कौन सी हार्मोन की वजह से ये एलर्जी रहती है। तो ये सब आज बातें सिद्ध हुई है और मेडिकल साइंस ने मान लिया है। डब्ल्यूएचओ ने भी मान लिया है, मेडिकल प्रोफेशन सिलेबस में भी ये अल्कोहलिज्म डिसीज को इन्वॉल्व किया गया है। तो आज ये इसके अलग अलग प्रूफ मिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त केवल के अनुभव के माध्यम से ये उन्होंने बताया था। तो अभी दोस्तों, ये आजार, ये डिसीज को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो इस डिसीज में जब पहली बार मैंने शराब पिया और जब मैं शराबी बन गया, तो ये इसमें काफी पीरियड लगा। ये पीरियड हर एक का अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा अलग हो सकता है और किसी का अलग हो सकता है। कोई 5 साल में क्रोनिक ड्रिंकर बन गया, कोई किसी को 10 साल लगे, किसी को 15 साल लगे। तो ये टाइम पीरियड हर एक का अलग होता है। और ये जो आज का मेरा सब्जेक्ट है प्रोग्रेसिव डिसीज, तो ये प्रोग्रेशन किसका कितना होगा, कब होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा, ये कोई बोल नहीं सकता। कोई 10 साल अच्छे से शराब पीता है, जैसे मेरा खुद का है। मेरा काफी कम सालों में, काफी कम दिनों में मैं क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया। मेरे जीवन के, मैं 23वें साल उम्र के, मेरे 23वें साल अल्कोहलिक एनोस में आया। आज मेरी 17 साल की सोबेरिटी है। तो मेरा जो शराब पीने का जो टाइम पीरियड था वो काफी कम था। मेरी जिंदगी में एक 6 साल वगैरह शराब पिया सिर्फ, और उसमें से पहले 2 साल मैंने शराब को एंजॉय किया, बाकी के 4 साल मैंने शराब की वजह से मार खाई। तो मुझे 2 साल में मैं क्रोनिक ड्रिंकर बन गया।
लेकिन काफी लोगों को अलग अलग टाइम लगता है। कोई 10 साल अच्छे से पी सकता है, कोई 15 साल अच्छे से पी सकता है। तो ये जो प्रोग्रेशन होता है, तो ये जो अलग अलग टाइप्स मुझे बताए जाते हैं लोगों के, ओल्ड टाइमर के अनुभव से, शेयरिंग के माध्यम से, कि ड्रिंकर के अलग अलग टाइप्स थे। तो उसमें से एक टाइप रहता जो कंट्रोल ड्रिंकिंग करने वाले लोग रहते, इसको एक सोशल ड्रिंकर बोला जाता है। कि ये जो सोशल ड्रिंकर वाले लोग होते, ये कोई सोशल ओकेजन में या घर में शादी है, फंक्शन है, तो शराब पीते हैं। और उनकी शराब पीने की वजह से शराब पी रहे हैं, फिर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं रहता। एक रूम में अगर सब रिलेटिव जमा हो गए तो एक रूम में बैठते शराब पीते, घर वाले उसको मालूम रहता कि ये शराब पी रहे बा, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती, क्योंकि ये उनको मालूम रहता ये आज के दिन साथ में आए इसलिए पियेंगे, कल से भूल जाएंगे। तो ये होते हैं सोशल ड्रिंकर। कोई ऑकेजनल ड्रिंकर रहते, कोई साल भर के 2-3 उनके ऑकेजन्स रहते, या होली है, पोला है, या 31 दिसंबर, केवल और केवल इन 3 दिन में ही शराब पियेंगे, बाकी साल भर शराब को हाथ नहीं लगाते। तो ये ऑकेजनल ड्रिंकर है। कोई प्लान ड्रिंकर रहता कि एक प्लानिंग करके, कई कुछ फंक्शन है या कोई त्योहार है, तो उस दिन वो महीना महीना 2-2 महीने पहले से प्लानिंग करते, शराब लाके रखते, लेकिन वो दिन आने तक वो शराब को हाथ नहीं लगाते। और जो दिन चला जाने के बाद दूसरे दिन उनको शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रहते प्लान ड्रिंकर। उसके बाद एक आता कि हैबिचुअल ड्रिंकर। एक ऐसे भी कैटेगरी के लोगों को मैंने देखा है कि जो साल भर 365 दिन शराब पीते हैं, लेकिन उनका एक पीने का पैटर्न रहता, उनका पीने का एक टाइम ठहरा रहता कि अपना सब काम धंधा ऑफिस वगैरह हो गया कि ऑफिस सब, उसके बाद वो शराब पीने जाते। उनका एक लिमिट ठहरे रहती, एक कोटा ठहरा रहता कि एक पैक, एक 60 ml 30 ml जो भी उनका कोटा है उतना ही पियेंगे, उसके ऊपर वो शराब को हाथ नहीं लगाते। अभी वो अगर किसी पार्टी में बैठे या किसी दोस्तों के साथ भी बैठे, तो भी वो कभी ऑड टाइम में शराब नहीं पियेंगे, या अपने जो लिमिट है उसके ऊपर शराब नहीं पीनी। तो ये हैबिचुअल ड्रिंकर ही होता। और उसके ऊपर है क्रोनिक ड्रिंकर, जो मेरे जैसा शराबी कब पीनी है, कहाँ पीनी है, कितनी पीनी है, किसके साथ पीनी है, ये कोई बातों का उसको ध्यान नहीं रखता, वो हो गया क्रोनिक ड्रिंकर। अब मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैंने पहली बार शराब पी, तो मैं इन सारी स्टेजों से धीरे 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 निकलता गया, और इनके बीच में जो अदृश्य रेखाएं होती है, वो रेखाएं मैं क्रॉस करता रहा। एक साल में मैं भी ऑकेजनल ड्रिंकर था, साल में कभी कभी पीता था, प्लानिंग करके पीता था। उसके बाद मैं हैबिचुअल ड्रिंकर बन गया। कभी एक वक्त ऐसा आया कि मुझे रोज शराब पी लगती थी, लेकिन मैं शाम को ही पीता था, दिन भर हाथ नहीं लगाता था। और एक बार फिर ऐसा वक्त आया कि मैं सवेरे से लेकर शाम तक शराब पीने लगा। तो इन सभी प्रकारों में एक अदृश्य रेखाएं होती है, जो मैं कब क्रॉस करते जाता इसका कोई ध्यान मेरे को नहीं रहता, या इसकी जानकारी मुझे नहीं मिलती, और धीरे धीरे मैं वो क्रोनिक स्टेज तक पहुंचते जाता। अभी ये जो मेरा प्रोग्रेशन होता शराब के बारे में, इसके पीछे क्या कारण है, जो प्रोग्रेसिव डिसीज मुझे बताना है, तो ये प्रोग्रेशन क्यों होता है में शराब का। तो अभी फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, ये दोनों चीजें तो मेरे अंदर है। अगर मैं इस बीमारी में हूँ, और ऐसा बताया जाता कि इट इज अ बॉर्न डिसीज, बॉर्न, आई एम बॉर्न अल्कोहलिक, जन्मतः जेनेटिकली ये चीजें मेरे अंदर आ गई है। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे शुगर का पेशेंट है, अगर उसको कोई आदमी ज्यादा शुगर शक्कर खाता है या ज्यादा मीठा खाता है तो उसको शुगर की बीमारी होगी, ये जरूरी नहीं है। तो इसी तरह मैं ज्यादा शराब पिया इसलिए शराबी बना, ऐसा नहीं है। तो वो शुगर के पेशेंट के अंदर जेनेटिकली फॉल्ट रहता, उसका जो ऑर्गन है पैनक्रिया, उसके कुछ सेल्स इनएक्टिव रहते, काम नहीं करते, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती वो शक्कर खाते रहता, लेकिन फिर भी वो पचती रहती। लेकिन एक वक्त ऐसे आता कि वो सेल्स मरने लगते, तो उसके बाद उसका शुगर लेवल बढ़ने लगती और उसका इंसुलिन काम करना बंद करता। तो ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। वैसा ही है मेरे, मुझे ये जेनेटिकली बीमारी मिली हुई है, जन्मतः मेरे अंदर आई वाली बीमारी है। फिर भी फिर भी उसको एक टाइम लगता कि उस वक्त तक वो, मैं मेरा विल पावर जो है, विल पावर कुछ सालों तक काम करता। वो विल पावर के भरोसे मैं खुद को रोक सकता हूँ, खुद को रोकता हूँ, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ शराब को।
लेकिन जैसे जैसे ये चीजें मैं खोते रहता, तो वो शराब का ऊपर का कंट्रोल मैं खोते रहता, और वो मुझे वो उसका कंपल्शन, उसके अंदर मैं चंगुल में मैं धीरे 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 फंसते रहता। तो ये इन चीजों के पीछे क्या मेरे कुछ कारण थे, मेरे कुछ ऐसे दुर्गुण थे मेरे स्वभाव के, कि जिन चीजों की वजह से शराब मुझे अच्छी लगने लगी। अभी मैं देखता था मेरे दोस्तों को, जिनके साथ मैं पहली बार शराब पीता था, या मैं अभी आज लोगों को देखता हूँ कि लोग शराब पीते हैं तो किस चीज के लिए पीते हैं। शराब पीते हैं तो कुछ एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, शराब पीते हैं तो कुछ अभी चार दोस्त मिल गए एक साथ तो कुछ अभी टाइम स्पेंड करने के लिए पीते हैं। लेकिन मेरा जो शराब पीना था, उन कुछ ऐसे कारण थे कि जो मेरे अंदर की कमजोरियां है या जो मेरे अंदर के दोष है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट के स्वरूप में मैं वो शराब को देखने लगा था। तो जैसे मैं एक एक करके बोल बताऊंगा कि मेरा जैसे पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे बड़प्पन दिखाना बहुत पसंद था, मुझे ग्रैंडियोसिटी काफी पसंद थी। तो ये ग्रैंडियो की स्थिति की वजह से अभी जब मैंने शराब पीना, शुरुआती दिन थे मेरे शराब पीने के, और मेरे अंदर मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं बहुत शर्माने वाला इंसान था। मुझे ऐसी चीजें पसंद थी कि मेरा लोग नाम ले, मुझे अच्छा बोले, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा एक रोप रहे एक समाज में, एक मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मेरा एक वर्चस्व रहे, ऐसा मुझे लगता था। एक्चुअली वो लगता था मुझे, लेकिन मेरा जो मेरे अंदर के जो गुण थे वो उसको मैच नहीं करता था। मैं बहुत शर्मिला आदमी था, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, या वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी। मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता था। तो ये मेरे कमजोरियां थी, एक्चुअल में मैं ऐसा था। लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता था कि मेरा एक धाक होना चाहिए उनके ऊपर, मेरी बातें सुनना चाहिए, मैं अगर किसी के ऊपर चिल्लाता हूँ तो वो थरथर कांपना चाहिए वो। तो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन एक्चुअली होता वैसा नहीं था। तो इसकी वजह से जब शराब मेरे जीवन में आई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शराब पीने के बाद, शराब जब मैं पीता हूँ, मेरा आवाज बढ़ जाता है, मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है, मेरे आंखें ऐसे लाल दिखने लगती है, तो लोग मुझसे डरते हैं। तो लोग मुझसे डरते हैं, उसकी वजह से मेरा बड़प्पन दिखता है। या पैसे मेरे पास रहते थे तो बाकी के दोस्तों को शराब पिलाता हूँ, तो वो मेरे उपकार के अंदर वो आ जाते थे और वो मेरी बातें सुनना उनको पड़ता था। तो ये बड़प्पन मुझे दिखाना था, ये बड़प्पन मुझे पसंद था, मैं जो एक्चुअल में नहीं हूँ वो मुझे दिखाना पसंद था लोगों को। उसकी वजह से मेरी शराब बढ़ती गई, और ये जो प्रोग्रेशन शराब का हुआ, कि जो नॉर्मल लोग एंजॉयमेंट के लिए पीते थे, नॉर्मल लोग पार्टी के लिए पीते थे, नॉर्मल लोग गम भुलाने के लिए पीते थे, तो मैं ये बड़प्पन दिखाने के लिए भी मुझे शराब पीना पड़ रहा था। तो ये अलग एक कारण मुझे मिल गया था कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो लोग मेरी बातें सुनेंगे, मगर मैं शराब पीऊंगा तो लोग मुझसे डरेंगे, लोग मेरा आदर सत्कार करेंगे। और ऐसा होता भी था, रिजल्ट भी उसके मिलते थे, क्योंकि जो शराब जिनको पीना पसंद है, फुकट की शराब मिलती थी तो वो मेरे अंडर दबे रहते थे। शराब पीने के बाद मेरी हरकतों की कोई गारंटी नहीं थी, मैं किसी को कुछ भी बोल देता था, किसी भी की कोई भी पुरानी बात निकाल देता था, किसी का अपमान कर देता था। तो लोग क्या क्या उसके चक्कर में पड़ना, वो शराब पीने के बाद ऐसे उठपटांग करता है। तो मैं शराब पीता तो मेरे मुंह नहीं लगता था कोई, तो मुझे बड़प्पन की भावना मेरे अंदर आ जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अलग इंसान दिखता हूँ ये शराब पीने की वजह से। इसलिए वो शराब मुझे उस चीज के लिए पसंद आ रही थी, और उसकी वजह से धीरे धीरे मुझे शराब पीने के जो मौके है वो मैं बढ़ाने लगा। जब भी ऐसा मुझे लगता था कि मुझे बड़प्पन दिखाना है तो मैं शराब पीता था। तो एक मेरा कारण शराब पीने का बढ़ गया, जिसकी वजह से शराब का मेरा प्रोग्रेशन होने में उसकी सहायकारी हुई। दूसरा एक मेरा प्रॉब्लम था ईगो का। और ये ईगो, ये हर शराबी के अंदर या हर जो अल्कोहलिक पर्सनैलिटी है उसके अंदर कूट कूट के ये ईगो भरा रहता है। तो ये अहंकार की वजह से भी मेरे शराब पीने के चांसेस या शराब पीने का प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। जब भी अगर कोई मेरा अपमान कर दे, या कोई किसी के बोलने से या किसी चीज से मेरे ईगो को ठेस पहुंचती थी, तो मुझे एक जो ऑप्शन मिल गया था, अच्छा कि क्या ईगो ईगो मेरा हर्ट हुआ तो मुझे जाके शराब पीना चाहिए।
उससे मेरे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा या मुझे अच्छा लगेगा, या तो ये भावना होती थी उसने मुझे हर्ट किया, शराब पीता हूँ और फिर साले को जाके बताता हूँ। तो उस वजह से वो भी मेरे अंदर एक कारण, एक ईगो की वजह से मैं शराब पीने के मेरे चांसेस बढ़ते गए, शराब पीने के ओकेजन मैं ज्यादा बढ़ाने लगा कि जब मेरा ईगो हर्ट हो जाता था मैं जाके शराब पीऊं। तीसरा मेरा एक महत्वपूर्ण शराब पीने का मेरा कारण था, और जो मेरा एक बहुत बड़ा मेरा स्वभाव का दोष है कि गुस्सा और खुन्नस। तो ये गुस्सा आने के बाद, जब शराब मेरे जिंदगी में आई, शराब आने से पहले गुस्सा एक्सप्रेस करने के मेरे अलग अलग तरीके थे, लेकिन जब शराब मेरी जिंदगी में आई, शराब पीना मैंने चालू कर दिया था, उसके बाद जब भी गुस्सा आता था मुझे याद आती थी तो सबसे पहले शराब पीने की। क्योंकि एक्चुअल में गुस्सा, मैं बिना शराब पिए मेरा गुस्सा निकाल ही नहीं पाता था, बिना शराब पिए मैं गुस्सा मेरा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था, या आगे वाला मेरे से डर ही नहीं सकता था। इसकी वजह से जब जब मैं शराब पीता, जब जब मुझे गुस्सा आता था मैं शराब पीना पसंद करता था। और शराब पीने की वजह से, और वो गुस्सा मेरा कम तो नहीं होता था, और मन के अंदर वो गुस्से का कन्वर्शन मेरा खुन्नस में होने लगा, और उसके प्रति मेरे, वो आगे वाले व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर रिजेंटमेंट या फिर शराब पीने के बाद मुझे जानकारी नहीं रहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो शराब पी के जाके मैं उसको गाली गलौज करना, या किसी को कुछ बोल देना, या किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देना, या घर पे भी वो रिएक्ट हो जाना। तो शराब पीने के बाद मैं आसानी से वो मेरा गुस्सा निकाल पाता था। बिना शराब पिए नहीं कर सकता था मैं, बिना शराब पिए मैं डरता था, इसको कुछ बोल दिया मैंने, गाली दे दिया तो ये कुछ करेगा, मेरे को मार देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, किसी को बता देगा, तो मुझे डर लगता था बिना शराब पिए। लेकिन शराब एक मेरे उसके ऊपर मेरे एक दवाई का काम कर रही थी कि अगर मैं शराब पी के ये सब चीजें करता हूँ, गुस्सा आया मुझे, शराब पी के उसके सामने जाता हूँ, तो वो उसको सुनना पड़ता मेरी बात, या शराब पी के आया है करके उसको वहां से भागना पड़ता, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती थी कि मैं कुछ भी कर सकता था, गाली दे सकता था, मार सकता था, उसकी आगे पूरी औकात निकाल सकता था, ये सब चीजें मैं शराब पी के कर सकता था। तो ये गुस्से की वजह से मेरा शराब धीरे धीरे शराब पीने के चांसेस बढ़ गए। तो ये ग्रैंडियोसिटी की वजह से, ये मेरे ईगो की वजह से, या मेरे गुस्से की वजह से धीरे धीरे शराब पीने के मेरे चांसेस बढ़ते गए। जब मुझे अगर एंजॉयमेंट के लिए किसी आदमी को शराब पीना है, तो उसको महीने में या 2-4 महीने में एक आधी बार वैसा एंजॉयमेंट का मौका आएगा। लेकिन मेरे को एक ही एंजॉयमेंट ही मेरा उद्देश्य अभी नहीं रह गया था। मेरा उद्देश्य मेरा बड़प्पन दिखाना, मेरा उद्देश्य मेरा ईगो सेटिस्फेक्शन करना, मेरा उद्देश्य मेरा गुस्सा निकालना, खुन्नस निकालना। तो मेरे जितने मेरे शराब पीने के उद्देश्य बढ़ते गए, शराब पीने के बहाने बढ़ते गए, मेरे शराब का प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ते गए। चौथा एक पार्ट था शराब मेरा बढ़ने के पीछे, या शराब का आकर्षण आने के पीछे का एक महत्वपूर्ण पार्ट था कि अपेक्षाएं रखना। मैं लोगों से अपेक्षाएं रखता था, और काफी अपेक्षाएं मैं रखता था लोगों से, मेरे घर वाले हो या मेरे दोस्त हो, या मैं कॉलेज लाइफ में मेरे जो गर्लफ्रेंड्स रहे काफी, तो वो गर्लफ्रेंड्स हो, तो उनके उनसे मैं अपेक्षाएं रखता था, और वो अपेक्षाएं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। लोग मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मन मर्जी से चले, मैं जो बोल रहा हूँ वो करे, मैं जैसा उसको आदेश दूं वैसा वो फॉलो करे। या अपेक्षाएं रखना, या अधिकार, जिसको मराठी में बोलते हैं अधिकार गाजवणे। मैं मेरा अधिकार उनके ऊपर लादने की कोशिश करता था कि मेरा हक है कि तू ऐसा ही करेगा। तो वो जो मेरे संबंधित जितने भी लोग थे, अभी मेरा उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो मेरा वो बीबी या ये पार्ट नहीं था। लेकिन हर एक की जिंदगी में ऐसे अलग अलग लोग रहते मेरी जिंदगी में, मेरे गर्लफ्रेंड थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे परिवार के लोग थे, या मेरे काम करने की जगह के लोग। तो ये सारे जो मेरे संपर्क में रहते लोग, जिनसे मेरा मैं क्लोज रहता, तो मैं उनसे अपेक्षाएं बहुत जल्दी, एक मेरे जैसे शराबी की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता कि मैं लोगों से अपेक्षाएं रख देता हूँ कि इसने मेरा दोस्त है ना, तो उसने मुझे ऐसा ऐसा करना ही चाहिए, मेरी गलती में भी मेरा साथ देना ही चाहिए, मैं ऐसा करूँ तो वो मेरे साथ खड़ा होना ही चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो हर लोगों के अलग अलग
हर आदमी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर एक के अलग अलग विचार रहते, ये रहते, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। तो होता क्या था दोस्तों, जब मैं ये मेरी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती थी, मैं लोगों से अपेक्षाएं रखता था, उनसे उम्मीदें रखता था, और ये उम्मीदें जब पूरी टूटती थी, ये पूरी नहीं होती थी, तो मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला जाता था, मैं निराशा में चले जाता था कि साला इसको इतना मैं करीबी समझता था, इतना मेरा अच्छा दोस्त समझता था, और इसने मेरे ऐसा साथ नहीं दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं शराब पी के रहता था, और मैं लोग अपेक्षाएं क्या करता था कि जिन लोगों के साथ मैं हूँ, उन्होंने मुझे बराबर हैंडल करना चाहिए, मुझे उठा के घर में रूम में लेके जाना चाहिए। लेकिन वो कुछ दिनों तक उन्होंने किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको इसका साला हमेशा का है कि कब तक इसको उठा उठा के लेके जाएंगे, वो छोड़ देते थे। तो ऐसा ही होता था दोस्तों। जब मेरे जो प्रेयसी थी या गर्लफ्रेंड थी, उनसे भी मेरे अलग अलग अपेक्षाएं, तू ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, बिजी, फोन बिजी है तो क्यों बिजी है, किससे बात करी। तो ये अलग अलग अपेक्षाएं मैं लोगों से रखता हूँ, और अपेक्षाएं की पूर्ति नहीं हो जाती। एक वक्त ऐसा आता कि लोग मुझसे इरिटेट होने लगते, तो उसकी वजह से मेरे को शराब पीने का एक नया बहाना मिलता। जब भी मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, मुझे शराब पीना पड़ता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था मेरी शराब बनने का, मेरा शराब का प्रोग्रेशन होने का। पांचवा एक महत्वपूर्ण पार्ट और था कि मैं कंपैरिजन करने वाला इंसान था। एक शराबियत, मेरे जैसे शराबी की एक ये कैरेक्टर डिफेक्ट है कि मैं कंपैरिजन की भावना में हमेशा रहता हूँ, कि मैं लोगों से तुलना करते रहता हूँ। अभी ये तुलना दो प्रकार से मैं करता हूँ। एक तो मैं खुद को बड़ा रखकर तुलना करता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, ये क्या मुझे समझाएगा, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे कमजोर है, ये मुझसे बुद्धिमत्ता में, मुझसे होशियारी में कम है। तो मैं फिर छोटे लोगों के साथ मैं खुद खुद को मैच नहीं कर पाता था। या दूसरा कंपैरिजन का पार्ट ये रहता था कि मैं खुद को छोटा समझ के जो लोग बड़े हैं, या जो लोग जिनके पास वो जो मुझसे ज्यादा कुछ चीजें हैं, तो उनसे मैं खुद को छोटा समझता था, और हीन भावना में चला जाता था मैं। और ये हीन भावना की वजह से मैं खुद को उनके बराबर नहीं रख सकता था। मेरे को डिस्कम्फर्ट होता था उनसे बात करने में, उनके साथ रहने में। तो उसकी वजह से दोस्तों, ये दोनों कंपैरिजन के पार्ट, या तो खुद को बड़ा समझना, या खुद को बहुत ही काफी छोटा समझना, तो उसकी वजह से ये कंपैरिजन में मैं कहीं तो भी लोगों के बीच फिट नहीं बैठ पाता था। और ये जब मैं लोगों के फिट फिट नहीं बैठ न पाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा अकेला ही रहना और अकेला ही शराब पीना ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण मेरे शराब पीने का था कि मैं कंपैरिजन करते रहता था लोगों से। जैसे ये कंपैरिजन का पार्ट आज भी शराब से दूर होने के बाद भी मेरे अंदर काम करता है। वो जो न्यूनगंड, हीन भावना जो है, कि जो सोसाइटी में या समाज में काफी मुझसे बड़े लोग हैं, या जिनका स्टेटस ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं तो भी फ्रीली उनसे बात नहीं कर पाता था। उसकी वजह से मुझे कहीं तो भी खुद को कम समझता था। और ऐसी बात में जब कोई किसी चीज के इसके साथ बात करने की, या उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, तो मैं शराब का सहारा लेता था कि शराब अगर मैं पी लिया, तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। इसकी वजह से मुझे ये जो मेरे अंदर की कमतरता थी कि मैं खुद को नीचा समझता था, तो इसको मैच करने के लिए मैं शराब का सहारा लेने लगा। और शराब पीने के बाद मैं फिर तू तू कौन, मैं कौन, ये कोई ये भेदभाव नहीं रहता था, और मैं बिंदास हो जाता था। तो ये मेरे जो न्यूनगंड है, मेरी जो हीन भावना है, उसको छुपाने के लिए भी ये कंपैरिजन की वजह से बार बार मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट मेरे शराब बढ़ने का, या शराब का ऑक्सीजन आने का था। एक और पार्ट था कि मैं जो था एक डरपोक किस्म का आदमी था, और अलग अलग डर मेरे अंदर रहते थे। अलग अलग तरह के फियर से लेकर मैं जीता था। कुछ फियर ऐसे थे कि मैं ज्यादा अपने बड़प्पन दिखाने के इसमें, या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे गलत काम कर देता था कि जिसकी वजह से
बहुत से बार ऐसे शराब पी के भी, शराब मैं पीता था, कॉलोनी में घूमता था कि शराब पीने की वजह से मैं बिंदास होके किसी के घर में घुस जाता था, किसी को कुछ बोल देता था या किसी लड़की को छेड़ देता था। दूसरे दिन मुझे डर लगता था कि साला मैंने कल क्या कर दिया, उसने किसी को बताया तो नहीं होगा, कोई मुझे मारने तो नहीं आएगा, कोई मुझे गाली तो नहीं देगा। और फिर उस डर को भगाने के लिए फिर और मुझे शराब पीना पड़ता था। ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं पहले से वो उसकी कमतरता की भावना मेरे अंदर थी। डर जैसे जैसे अलग अलग अनामिक डर मेरे अंदर थे, जैसे मुझे पानी का डर लगता था, मेरे को ऊंचाई का डर लगता था, मुझे ऐसे अलग अलग प्रकार के डर मेरे अंदर, किसी को से बात करने का मुझे डर लगता था कि ज्यादा कॉन्फिडेंटली मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो ये दोनों चीजें, ज्यादा शराब पीने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंसली जो मैं चीजें करता था उसकी वजह से डर, या बहुत से ऐसे मेरे अंदर की कमतरताओं की वजह से जो लगने वाले डर है। तो ये सारे डरों की वजह से डर का एक अच्छा इलाज मुझे उन दिनों मिल गया था कि शराब। तो ये एक महत्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट, जो मेरा शराब का प्रोग्रेशन होने के पीछे का लार्जेस्ट पार्ट या उसके बहुत बड़ा हिस्सेदारी ये डर की थी कि डर डर का एक अच्छा इलाज, एक बेहतरीन इलाज मुझे मिल गया था कि शराब पीऊं। शराब अगर मैं पी लेता हूँ तो वो डर भाग जाते हैं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं कोई चीज करने से नहीं डरता, मैं बिंदास हो जाता हूँ। तो उसकी वजह से जब जब मुझे डर लगता था मैं शराब का सहारा लेता था। और एक महत्वपूर्ण कारण था मेरा शराब के प्रति प्रोग्रेशन बढ़ने का। सातवां एक पार्ट था कि लैंगिकता या सेक्स का जो पार्ट है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट मेरे शराब बढ़ने के पीछे था कि सेक्स की भावना, अभी सेक्स का प्रॉब्लम मैक्सिमम अल्कोहलिक को रहता है, मुझे भी था, किसी को कम रहता है, किसी को ज्यादा था रहता है, मेरा बहुत ज्यादा था। मुझे सेक्स की भावना तो मेरे अंदर रहती थी, लेकिन मैं डरता भी था उन चीजों से। जैसे अभी मैंने जो रेड लाइट एरिया में जाना चालू किया था, दोस्तों के साथ जाता था, बहुत बार गया था मैं। और मुझे डर लगता था, मैं हिम्मत नहीं होती थी मेरे अंदर अगर मैं शराब पी के ना आऊं। लेकिन मैं उसलिए वो डर को भगाने के लिए या वो सेक्स के लिए मुझे शराब पीना पड़ता था। ऐसे बहुत से बार होता था कि किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, किसी से लड़की से बात करना है, तो मैं ऐसे खुलेआम नहीं कर पाता था, मैं उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहता था। तो उसके लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता। तो ये या कोई अनैतिक काम है, अभी अगर मैरिड लाइफ चल रही है तो अ, कोई अनैतिक संबंध है, उसकी उसमें अगर मैं फंस जाता हूँ तो उसकी वजह से भी मुझे डर लगता है, या उस संबंध की वजह से भी बार बार मैंने देखा है बहुत से लोगों को, जो लोग सोबर नहीं हो पाते, उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण मैं देखता हूँ कि ये लैंगिकता या सेक्स का जो प्रॉब्लम रहता, ये काफी हद तक मुझे शराब तक की तरफ लेके जाने वाली चीज रहती है। एक शराबी के लिए बहुत ही घातक चीजें है। तो ये सेक्स का जो प्रॉब्लम है मेरा, उसकी वजह से भी मुझे बार बार शराब पीना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मेरी ग्रैंडियोसिटी है, मेरा ईगो है, मेरा गुस्सा है, मेरी लोगों से अपेक्षा है, लोगों के प्रति अधिकार है, कंपैरिजन की भावना है, डर है, सेक्स है। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर शराब पीने के चांसेस मेरे बढ़ाते थे, शराब पीने के मौके मेरे बढ़ते गए। और धीरे 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 काफी कम सालों में मेरे शराब का इतना मेरा क्वांटिटी बढ़ गई कि मैं एक क्रोनिक स्टेज में, 2 साल के अंदर मैं एक क्रोनिक स्टेज में आता गया। अभी यही से शुरू होता है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें और मेरी शराब, इसके बीच में जो संबंध है वो डॉक्टर सिल्कवर्थ बहुत अच्छे से बताते हैं। वो बोलते हैं कि कौन सी चीजों की वजह से मैं शराब पीता हूँ, या जो मेरे शराब का जो ऑब्सेशन है, अगर मैं कुछ दिन शराब नहीं पिया हूँ, कोई मजबूरी वश हो या कोई विल पावर के भरोसे हो, अगर मैं शराब से दूर हूँ, तो दोबारा जो मैं शराब की तरफ जाता या बार बार जो शराब मेरे हाथ में आती, उसके प्रति, उसके पीछे के 3 कारण डॉक्टर विलियम डी सिंकवर्थ बोलते, उसको आरएलडी फैक्टर बोलते, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और असमाधानी। तो ये सारे जो मैंने ऊपर के 7 जो मेरे कैरेक्टर स्वभाव दोष बताए, या 7 जो मेरे गुण दोष बताए, ये दोष मेरे अंदर अस्वस्थता उत्पन्न करते, मेरे अंदर चिड़चिड़ उत्पन्न करते, मेरे अंदर असमाधान की भावना उत्पन्न करते।
जैसे ईगो को मेरे हर्ट हुआ, मैंने बताया ईगो, तो ईगो हर्ट हुआ तो मैं क्या हो जाता, अस्वस्थ हो जाता, चिड़चिड़ा हो जाता। और ये अस्वस्थ चिड़चिड़ा मैं हुआ तो मैं शराब की तरफ जा सकता हूँ। सेक्स का मेरा प्रॉब्लम है, सेक्स मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या, मेरे अंदर असमाधान की भावना निर्माण हो जाती, और मैं शराब की तरफ जा सकता हूँ। डर अगर मेरे अंदर है तो डर के वजह से भी मैं असमाधानी हो सकता हूँ, अस्वस्थ हो सकता हूँ, और उसकी वजह से भी मैं शराब पी सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजों की वजह से, ये तीन चीजें, ये आरआईडी फैक्टर मेरे अंदर उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से बार बार मेरे शराब पीने के मौके बढ़ते गए, शराब पीने का मेरा प्रोग्रेशन बढ़ते जाता, और मैं ये क्रोनिक स्टेज तक आ जाता। अभी ये शराब मेरी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे शराब बढ़ती रहती, सिर्फ मेरे शराब का प्रोग्रेशन नहीं होता, मेरी शराब का क्वांटिटी तो बढ़ती, पीने के टाइम कम होते। मैं दिन में पहले रात को पीता था, फिर सवेरे दोपहर शाम पीने लगा, फिर ऐसा वक्त आया, ऐसा मेरी जिंदगी में ऐसा भी समय आया, जब भी मेरी आंख खुले, मैं रात भर घूमते रहता था, नागपुर में मैं रहता था। मेरा पीने का एक सप्ताह चलता था, मैं 8 दिन कंटिन्यू शराब पीता था उस दिनों। जब भी मैं घूमता रहता था, कहीं भी पड़ा रहता था, कहीं भी जहां मेरी आंख खुली, मुझे मालूम भी नहीं रहता था ये एरिया कौन सा है, कौन है। लेकिन मैं जब उठता था, और उठने के बाद अगर कोई आदमी मुझको दिखा तो मैं सबसे पहले उससे एक ही सवाल पूछता था, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मेरा सवाल रहता था, यहाँ नजदीक कहीं शराब मिलती क्या। तो इतना प्रोग्रेशन मेरा शराब का हो गया कि मैं जब भी मेरी आंख खुली मुझे शराब लगती थी। अभी ये शराब की मेरी क्वांटिटी बढ़ती जाती, उसके साथ साथ जो अल्कोहलिक एनोनिमस ये बीमारी का तीसरा पार्ट बोलती कि नैतिकता का अधपतन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी धीरे 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 मेरे बढ़ती जाती। और उसका भी वो भी एक प्रोग्रेसिव पार्ट है। शराब मेरी बढ़ती जाएंगी तो मेरी नैतिकता का अधपतन धीरे धीरे बढ़ता जाता। मैं एक अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से आया हुआ लड़का था। मेरे घर में सब मुझे संस्कार दिए थे, पूजा पाठ करना सिखाया था, प्रार्थना करना सिखाया था, सारी चीजें मैं सीख के बड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती गई, सब चीजें मैं भूलने लगा। मैं पहले पहले लोगों का, बड़े लोगों का आदर सम्मान करता था, लेकिन शराब बढ़ने के बाद फिर जैसे जैसे लोगों को मालूम नहीं होते गया, मुझे पहले मेरी इज्जत की फिक्र थी कि कोई मेरे मुंह का बात ना जाए, कोई मुझे शराब पी के है ये ना समझे, इसलिए मैं पहले पहले कुछ खा लेता था, पुदीन हरा की गोली या कोई माउथ फ्रेशनर, कि मेरा बात ना जाए। लेकिन बाद में जैसे जैसे शराब बढ़ती गई, मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई कुछ भी बोले, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती रहती, मेरे नैतिकता का अधपतन होते जाता, मैं विकृत विचारों की तरफ जाते रहता, मेरा स्पिरिचुअल लेवल पर मैं इतना नीचे गिरता कि मुझे कुछ लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता। मैं मेरे घर वाले, उनके चेहरे, जब मैं सवेरे उठता था तो उनके चेहरे, जो घर वाले रोते थे नजदीक आके, मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए उनका मन बहलाने के लिए उनके साथ शांति से बैठता था। लेकिन मेरे अंदर विचार चलते कि अब मैं यहाँ से, इनके चंगुल से कैसे निकलूं, कैसे पैसे का जुगाड़ करूं, और कैसे शराब पीऊं। मैं एक रात भर घूमते रहता था शराब पी के। मेरे घर वाले वो खाना नहीं खाते थे, रात को उन्होंने खाना नहीं खाया रहता, दिखता मुझे, बताते, फिर भी मुझे उसका कोई लेन देन नहीं रहता था। तुम खाना खाओ ना खाओ, बीमार पड़ो, कुछ भी हो, मुझे मेरी शराब कैसे प्राप्त हो, सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर मेरे विचार केंद्रित रहते थे। इसलिए इतना स्वार्थी इंसान मैं बन गया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे शराब बढ़ते जाती, मेरा बीमार ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का प्रोग्रेशन होते रहता। मेरे अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण भी धीरे धीरे बढ़ते जाते, मेरी खुन्नस बढ़ती जाती, मेरा ईगो बढ़ते जाता, मेरी लालसा बढ़ती जाती, मेरी वासना बढ़ती जाती, मेरी ईर्ष्या बढ़ती जाती, मेरा डर बढ़ते जाता। ये सारे मेरे जो स्वभाव दोष है ये भी धीरे 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 इनका भी प्रोग्रेशन होते रहता। और एक वक्त आता ऐसे, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस स्टेज को बोला जाता है कि रॉक बॉटम, कि एकदम मराठी में उसके बोलते तळाचा मध्यपी, एकदम बॉटम गाठना, या एकदम बॉटम की स्टेज में आना,
जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था 17 साल पहले, तो ज्यादातर मैं अल्कोहलिक लोगों को देखता था। उन दिनों अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार प्रसार या इतने ग्रुप नहीं थे, तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो अल्कोहलिक आते थे अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो रॉक बॉटम वाले अल्कोहलिक आते थे ज्यादा से ज्यादा, जिन्होंने अपने सब नुकसान, सारी बर्बादी हो गई, बीबी छोड़ के गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्सीडेंट हुए, ये हुए, ऐसे ज्यादा लोग आते थे। तो ये रॉक बॉटम एक स्टेज रहती कि जो प्रोग्रेशन मेरा है अंतिम चरण पे आ गया है। लेकिन आजकल अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार प्रसार ज्यादा होने की वजह से अभी कम उम्र में भी लोग आते हैं। और मेरा ऐसा था, मैं उन दिनों में जरूर आया था, लेकिन मैं काफी मेरा कम कम एज में आया था। मेरी शादी भी होनी थी, कम नुकसान हो गया था। उस स्टेज में भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 5-6 साल ही शराब पिया हूँ, और मेरे को 4 से, ऐसा काफी निगेटिविटी मेरे अंदर, ये रॉक बॉटम मैंने देखा नहीं था, उसकी वजह से थी। लेकिन मैं मान लिया कि ये बीमारी मुझे हुई है। अगर बीमारी हो गई है तो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो मैंने आज शेयर किया, प्रोग्रेसिव डिसीज। अगर ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा उतना नहीं हुआ, आज मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज मेरी बीबी छोड़ के नहीं गई, आज मेरे बच्चों के एजुकेशन पे असर नहीं पड़ा, आज मेरे घर में पैसे की तंगी नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो ये आज जो चीजें नहीं है, आगे चल के वो होने वाली है। और जो होने वाली है, तो जो मैं नुकसान आज नहीं है, अगर ये सोचता हूँ, तो आगे चल के उससे भी ज्यादा मेरी बर्बादी हो सकती है। और हम देखते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, मैं इतने सालों में मैं लोगों को देखता हूँ कि जो लोग आते हैं इस मैसेज को नहीं मानते, उनको लगता है कि अपन और पी सकते हैं, वो तो पीते हैं। और जब वो 4-5 साल बाद और अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं, तो वो शेयर करते हैं कि मैं आया था 5 साल पहले, मैंने माना नहीं, लेकिन मेरा उस वक्त जितना नुकसान नहीं हुआ था उसके 10 टाइम्स, 10 पट अभी ये 5 सालों में नुकसान हुआ है। लोग शेयर करते, तो मुझे ये मालूम गिरता कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। जो चीजें मेरे साथ आज नहीं हुए, कल होने वाली है। कल मेरा शराब का प्रमाण भी बढ़ने वाला है। मेरी जो सारे फ्रंट्स है, सोशल, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, ये सारे फ्रंट्स भी खराब होने वाले हैं। मेरे विचार भी खराब होने वाले हैं। मेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी होने वाली है। सब सारी चीजें मेरे साथ होने वाली है अगर मैं इस मैसेज को नहीं मानता हूँ। तो दोस्तों, ये डिसीज है, मुझे पता चला, और ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। अलग अलग मेरे शराब पीने के प्रोग्रेशन के अलग अलग कारण मुझे पता चले। और एक दो, अगर मैं शराब पीते रहता तो दो अंतिम इसके जो एंड है, वो एंड मुझे बताया गया। अगर मैं शराब पीते रहता तो क्या होता मेरे साथ? या तो मैं अकाली मृत्यु को प्राप्त होता, या तो मैं कई एक्सीडेंट की वजह से मरता, या शरीर बीमार होने की वजह से मरता, या कोई और मेरे साथ घटना हो के मैं मर जाता, या तो मैं अगर नहीं मरता तो मैं पागल हो जाता। तो ये अकाली मृत्यु या पागलपन, ये दो ही चीजें मेरे साथ होने वाली थी अगर मैं शराब पीते रहता और कुछ साल तो। लेकिन परमेश्वर की कृपा, ईश्वर की विशेष कृपा मेरे ऊपर थी कि उसने मुझे कम उम्र में मैसेज दिया, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और ये डिसीज को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और ये भी माना कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, बढ़ने वाली बीमारी है, नॉट इट, जितना हुआ उतना काफी है, मुझे रुक जाना चाहिए, और मैं रुक गया। तो इसी तरह दोस्तों, ये आज बीमारी को समझने की वजह से, ये बीमारी का प्रोग्रेशन समझने की वजह से, मैं ये बीमारी को मानता हूँ और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होता हूँ। तो ये तैयार होने के लिए मुझे सबसे पहले ये बीमारी को समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ये बीमारी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, लोगों के इसके ऊपर शेयरिंग सुनता हूँ, लिटरेचर में ये बीमारी के बारे में क्या जानकारी है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे करके ये बीमारी को समझ के इस बीमारी को रोकने के उपाय भी मेरे जीवन में लागू करता हूँ। ये बीमारी इनक्योरेबल बोला गया है कि ये कभी दूरस्थ होने वाली बीमारी नहीं है। जैसे डायबिटीज है, वो मरते दम तक मुझे रहने वाला है, गोली खाते रहना पड़ेगा मुझे, वैसे ही ये मद्यपान जाने वाला नहीं है, मेरे को इसको सिर्फ और सिर्फ रोक के रखना पड़ेगा। तो इसी यही कर रहा हूँ दोस्तों, इसको रोक के रख रहा हूँ। इसलिए आज आज के दिन भी इसको रोक के रखा, एक सोबर दिन बिताया। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, पायनियर ग्रुप ने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।